गोयल कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। और संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करते हुए सर्वोत्तम संभव परिणाम सुनिश्चित करना चाहेंगे। इन वार्ताओं के दौरान भारतीय पक्ष अपने संवेदनशील क्षेत्रों विशेषकर कृषि और दुग्ध क्षेत्रों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने में सफल रहा है। अमेरिकी पक्ष के भी कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो उनके दृष्टिकोण से संवेदनशील थे। लगभग 1 वर्ष तक चले कई दौर के विचार विमर्श के बाद दोनों वार्ताकार दल द्विपक्षीय व्यापार समझौते के कई क्षेत्रों को अंतिम रूप देने में सफल रहे। 2 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री जी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर फोन पर चर्चा की। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका को किए जाने वाले भारतीय निर्यात की दर घटाकर 18% करने की घोषणा की। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि यह अमेरिका द्वारा कई प्रतिस्पर्धी देशों पर लगाए गए टैरिफ से कम है, जिससे अमेरिकी बाजार में भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी। यह समझौता भारतीय निर्यातकों को विशेष रूप से श्रम प्रधान क्षेत्रों और विनिर्माण में महत्वपूर्ण तुलनात्मक लाभ भी प्रदान करता है। मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष यह दोहराना चाहता हूं कि खाद्य और कृषि क्षेत्र में भारत की प्रमुख संवेदनशीलता का पूर्णतः ध्यान रखा गया है। साथ ही यह साझेदारी लघु और मध्यम उद्यमी MSMEs उद्यमियों, कुशल श्रमिकों और उद्योग के लिए नए अवसर खोलेगी। उन्नत प्रौद्योगिकियों तक पहुंच का सुगम बनाएगी और भारत के मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, डिजाइन इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड और इनोवेट इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के दृष्टिकोण को साकार करने में सहायक होगी। यह ऐतिहासिक ढांचागत समझौता भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने और विकसित भारत 2047 की दिशा में हमारी यात्रा को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और यह दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के बीच मजबूत जुड़ाव को भी दर्शाता है, जो स्वाभाविक साझेदार है और साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि आगे की कार्रवाई के संदर्भ में दोनों पक्ष व्यापार समझौते से संबंधित आवश्यक तकनीकी प्रक्रियाओं को पूरा करने और कागजी कार्रवाई को अंतिम रूप देने के लिए मिलकर काम करेंगे ताकि इसकी पूरी क्षमता का शीघ्रता से लाभ उठाया जा सके। समझौते की विस्तृत रूपरेखा इन प्रक्रियाओं के समापन के पश्चात तुरंत घोषित की जाएगी। माननीय सदस्यों को भारत के ऊर्जा स्रोतों से संबंधित उन मुद्दों की जानकारी होगी जो इस समझौते पर हुई चर्चाओं के दौरान उठाए गए हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जैसा कि सरकार ने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा है कि 140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा आवश्यकताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोत्तम प्राथमिकता है।
वस्तुनिष्ठ बाजार स्थितियों और बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्यों के अनुरूप ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना हमारी इस कार्यनीति का मूल आधार है। भारत की सभी कार्रवाइयाँ इसी बात को ध्यान में रखकर की जाती हैं। अतः मैं माननीय सदस्यों से इन मुद्दों को समुचित दृष्टिकोण से देखने का आग्रह करता हूँ। दोनों देशों के बीच भावी व्यापार अवसरों के संदर्भ में माननीय सदस्यगण इस बात को समझेंगे कि भारत और अमेरिका काफी हद तक एक दूसरे की पूरक अर्थव्यवस्थाएं हैं। जैसे जैसे भारत विकसित भारत के पथ पर अग्रसर हो रहा है, हमें ऊर्जा, विमानन, डेटा केंद्र, परमाणु ऊर्जा आदि सहित कई क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता होगी। अमेरिका इन क्षेत्रों में दुनिया का अग्रणी देश है, इसलिए हमारे लिए इन क्षेत्रों में व्यापार की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना स्वाभाविक है, जिससे न केवल हमारी खरीद में बल्कि हमारे अपने निर्यात में भी विस्तार होगा। हमारा अनुमान है कि तुलनात्मक लाभ के परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में भारत का निर्यात अमेरिका में भी काफी बढ़ेगा। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ यह ढांचागत समझौता जो आने वाले वर्षों में वैश्विक विकास और नवाचार को गति प्रदान करेगा, भारत की जनता एवं राष्ट्र के व्यापक हित में है और देश को बहुत लाभ देगा। यह विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत दोनों को सशक्त बनाता है। हम अपने देश के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्यगण, ये सदन देश के लोकतंत्र का उच्च सदन है और आप सभी दलों ने समय समय पर इस देश के अंदर अलग अलग कालखंड के अंदर सरकार में भी रहे, लेकिन मेरा मत है कि और आपको बता दें कि बजट सत्र के छठे दिन कार्रवाई स्थगित और इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल विरोध के तरीके और भी हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी इलाके से छोड़कर उस जगह जाकर मर्यादाओं को तोड़ोगे तो देश के अंदर लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास भरोसा कम होगा। आप सब चुनकर आते हैं, सदन के अंदर सदन के बाहर विरोध का तरीका होता है, लेकिन हम इतने वरिष्ठ नेता आप हैं, आपने शासन किया है, लेकिन नहीं बोलने देंगे वो नियम प्रक्रिया से चलता है, लेकिन आप मर्यादा तोड़ेंगे उचित है क्या? आप इधर से उधर जाकर आपके सदस्य इधर से उधर जाएंगे उचित है क्या? यही मर्यादा बनाना चाहते हैं क्या आप? आपने इतने साल के शासन करने के बाद आपने यही परंपराएं लागू किए। आप वरिष्ठ लोग हैं, बालू जी, आप इतने सीनियर नेता हैं, ये देश में अच्छा लग रहा है कि आपको? आप इधर जाकर मंत्री बोल रहे हैं, आसन पे जाके खड़े हो रहे हैं, सत्ता पक्ष की तरफ बैनर लेकर आ रहे हैं। मर्यादा पहले भी विरोध हुआ है, लेकिन मर्यादा कभी किसी ने नहीं तोड़ी। आप शासन में रहे, ये प्रतिपक्ष में रहे, तब भी विरोध हुआ है, लेकिन मर्यादाएं कभी नहीं तोड़ी। लेकिन आप जो मर्यादाएं तोड़ रहे हैं ये उचित नहीं है।
आप शासन को ये मजबूर नहीं कर सकते। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं, आप मर्यादा रखें, अच्छी परंपराएं रखें। विरोध का तरीका हो सकता है आपका, विरोध आवाज से नहीं शब्दों से होता है, विरोध तर्कों से होता है। नारेबाजी से, बैनर से विरोध नहीं होता, विरोध शब्दों तर्कों से होता है। असहमति मुद्दों पर होती है, वैचारिक मतभेद हैं, वैचारिक मतभेद बोलना चाहिए, ये सदन वैचारिक मतभेदों के लिए बोलने के लिए। लेकिन ये तरीका ठीक है क्या? नो। अगर आप यही तरीका अपनाना चाहते हैं तो अपनाएं। मेरा एज अध्यक्ष के नाते आपसे आग्रह रहता है, सदन से आग्रह रहता है कि सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, सदन की मर्यादाओं परंपराओं को बना के रखें। ये सभागृह आपका है, आप इस सभागृह का जितना अपमान करेंगे देश आपको देखेगा, और आप इस सभागृह की प्रतिष्ठा को गिराने का कृत्य कर रहे हैं। इस व्यवस्था के अंदर सदन चला